Good morning, everyone. I welcome you all in our daily current affair lectures from PD Gurukul. So let's start our daily current affair analysis और देखते हैं कि आज के न्यूज में बेसिकली कौन सी वो बातें हैं जो यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी क्लास 1-2 के एग्जामिनेशंस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वन बाय वन शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक्स। आज के कौन से टॉपिक्स इस लेक्चर में हमें डिस्कस वहां पे करना है। The first topic is about International Atomic Energy Agency. The second topic is about right to digital access. तीसरी एक चीज जो न्यूज में है that is about three pillar doctrine on national security. The fourth one is exercise Tista Prahar and the last one is Supreme Court's advisory jurisdiction. तो 5 अलग अलग ऐसे टॉपिक्स है जिसके ऊपर आज हमें कुछ यहाँ पे बातें करनी है। चले वन बाय वन करते हैं शुरुआत अलग अलग टॉपिक्स की। 5 अलग अलग टॉपिक्स जिसके रिगार्डिंग आज यहां पे है कुछ बातें। चलिए द फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज अबाउट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और गवर्नमेंट एग्जाम्स स्पेसिफिकली फॉर यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी क्लास 1-2 वो कौन से फैक्ट्स है, वो कौन से डेटा है रिगार्डिंग दिस एजेंसी जो हमें याद रखना है। तो देखिए सबसे पहले जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में, पहले तो एजेंसी एग्जैक्टली है क्या। तो देखिए एक चीज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी नाम पे से ही कुछ वहां पे जजमेंट लगता है कि यहाँ पे कुछ एटॉमिक एनर्जी दैट इज न्यूक्लियर फील्ड की कुछ बातें हैं। पहले तो एक ऐसी एक एजेंसी है यहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो न्यूक्लियर फील्ड के अंदर साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन को वहां पे प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। और ध्यान रखना ये यूनाइटेड नेशंस दैट इज यूएन के अंडर में काम करता है, जो अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड नेशंस को वहां पे पेश करता है। और इसका एक ही मोटिव है, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां पे न्यूक्लियर दैट इज एटॉमिक एनर्जी का यूज होता है तो वो किसी प्रोडक्टिव चीज के लिए होना चाहिए जो पूरी पृथ्वी के लिए कुछ शांति वाली सिचुएशन लाए एज वेल एज वहां पे कुछ एनर्जी प्रोड्यूस हो, ना कि इसका यूज कहीं पे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए किया जाए। राइट सो इसी के लिए वहां पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वहां पे बनेगी। और रिसेंटली अभी न्यूज में कुछ ऐसा है दैट द इंडियन डिफेंस मिनिस्टर recently asserted that Pakistan's nuclear weapons should be brought under the supervision of International Atomic Energy Agency. रिसेंटली हमारे मिनिस्टर ने क्या बोला है कि पाकिस्तान के ये न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो इस एजेंसी के अंडर में वहां पे लाए जाए ताकि जो ग्लोबल न्यूक्लियर सिक्योरिटी है उसे वहां पे मेंटेन कर सके। राइट चले तो सबसे पहले यहां पे तो इस एजेंसी की बात करते हैं दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी देखिए सबसे पहले जब हम बात करें कि भैया इस एजेंसी की शुरुआत कब से हुई थी, तो देखिए इसके रिगार्डिंग जो वहां पे प्रपोजल जिसको पास किया गया दैट वाज द डेट ऑफ 23 अक्टूबर 1956। 23 अक्टूबर 1956 जहां पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी नाम की कोई एजेंसी बनाने के लिए एक स्टैट्यूट बनाया गया। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट स्टैट्यूट, इसका मतलब एक प्रपोजल रखा गया और इसी प्रपोजल को 29 जुलाई 1957 में वहां पे अप्रूव किया जाता है। देखा जाए तो यहां पे आज टोटल कितने मेंबर्स हैं जो इसके अंदर वहां पे काम करते हैं, तो आंसर इज देयर आर 178 मेंबर नेशंस जो इस एजेंसी के अंडर में वहां पे काम करेंगे। 178 मेंबर नेशंस आर देयर, इन सब ने वहां पे पार्टिसिपेट किया हुआ है। और इसकी जो यहां पे जो हेडक्वार्टर्स है वो कहां पे है, तो हेडक्वार्टर्स है वियना विच इज इन ऑस्ट्रिया।
तो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है इसका, वहां पे बेसिकली हेडक्वार्टर। ध्यान रखना इसका मेजर रोल कहां पे है, तो भैया मेजर रोल जो है वो एक ही है कि पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां पे न्यूक्लियर एनर्जी का यूज हो रहा है वो वेपन्स के लिए नहीं होना चाहिए, वो एक कुछ डेवलपमेंटल फेजिस पे या फिर बोल सकते हैं कि कुछ प्रोडक्टिव बेसिस पे वहां पे होना चाहिए। ये पूरी की पूरी एजेंसी किसके अंडर में काम करेगी, तो दे वर्क्स अंडर यूनाइटेड नेशंस। ये पूरी की पूरी एजेंसी जो है वो यूनाइटेड नेशंस के अंडर में वहां पे करती है काम, और इसलिए उसने वो एक कोट जैसा कुछ वहां पे दिया हुआ है, दैट एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। क्या कोट दिया हुआ है, एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, और वो यूनाइटेड नेशंस के अंडर में वहां पे काम करती है। अपने जो भी रिपोर्ट्स है वो यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है एज वेल एज जो जनरल असेंबली है उसे वहां पे पेश करेंगे। तो उसका रिपोर्टिंग कहां पे होने वाला है, तो बोले यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली। सबको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस बेसिकली क्या है, दैट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरी दुनिया के अंदर एक तीसरा वर्ल्ड वॉर वहां पे ना हो जाए, इतना बड़ा नुकसान ना हो जाए, इसलिए पूरी दुनिया के देशों ने मिलके एक ऐसी एजेंसी बनाई है कि अगर किसी कंट्रीज को आपस में कुछ दिक्कत है तो उनके बीच में वहां पे कुछ बातचीत पॉसिबल हो सके। दैट्स वाई फॉर्मेशन हुआ है यूनाइटेड नेशंस का। और इसलिए यूनाइटेड नेशंस के अंडर में ऐसी बहुत सी एजेंसीज काम करती है जो पूरी दुनिया के अंदर शांति कायम रखने पे फोकस करती है, एंड वन ऑफ दोस एजेंसीज इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो बेसिकली उसी का एक भाग है। अब यहां पे भी देखा जाए तो ये जो एजेंसी है यहां पे एक होती है जनरल कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात कर रहा हूं, यहां पे एक होती है जनरल कॉन्फ्रेंस। जनरल कॉन्फ्रेंस जो है वो हर एक पार्टी की, मतलब कि कहने का मतलब है कि यहां पे ऑल नेशंस साल में एक बार मिलते हैं, दैट इज वन टाइम पर ईयर, और एल्स वी कैन से वंस अ ईयर। पूरे साल में एक बार एटलीस्ट वहां पे होगी जनरल कॉन्फ्रेंस, जहां पे इस एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में, उसके बजट के रिगार्डिंग, कुछ एक्सपेंडिचर्स के रिगार्डिंग जितने भी प्रपोजल्स हैं उन सबको वहां पे पास किए जाते हैं। तो उन सबको पास करने के लिए यहाँ पे अवेलेबल है जनरल कॉन्फ्रेंस। और साथ में देखा जाए तो यहाँ पे 35 मेंबर्स का एक होता है वहां पे एक बोर्ड, जिसे बोला जाता है बोर्ड ऑफ गवर्नर। बोर्ड ऑफ गवर्नर। और वहां पे कितने मेंबर्स होते हैं, तो बोले 35 मेंबर्स। कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे 35 लोग बैठते हैं। एटलीस्ट ऐसा माना जाता है कि भैया इन्हें पूरे साल में कितनी बार मिलना है, सो दे आर मीटिंग एटलीस्ट 5 टाइम्स अ ईयर। भैया जो रूटीन के जो कामकाज है वो सब देखने का काम कौन करेगा, तो बोले बोर्ड ऑफ गवर्नर। और देखा जाए तो जो फाइनल जितने भी सब डिसीजंस होते हैं वो सब कहां पे चलते हैं, दे आर इन दी जनरल कॉन्फ्रेंस। सो दैट इज अबाउट बोर्ड ऑफ गवर्नर। और ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वही वहां से किसी एक बंदे को बनाता है डायरेक्टर जनरल। सो डायरेक्टर जनरल भी यहीं से बनेंगे, जो पूरी एजेंसी के ऊपर वहां पे ध्यान रखेंगे, राइट। और ध्यान रखना इनका मेन काम क्या है कि भैया एक तो मॉनिटरिंग किया जाए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज जो है उसके ऊपर वहां पे नजर रखी जाए, उसका कहीं पे भी मिसयूज वगैरह नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे वही सब बातें जो हमने यहाँ पे की, वही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है, that it promotes safe, secure and peaceful use of nuclear science and technology, especially in compliance with the global non-proliferation norms। इसे अप्रूव कहां पे मिला था, इस स्टैट्यूट को अप्रूव, तो वहां पे द डेट इज 23 अक्टूबर 1956, और उसकी शुरुआत वहां पे कब हुई, फ्रॉम 29 जुलाई 1957। हेडक्वार्टर्स कहां पे है, तो बोले वियना ऑस्ट्रिया। और मेंबर्स कितने हैं, एज ऑफ नाउ देयर आर 178 मेंबर्स। बाकी सब इसके रिगार्डिंग कुछ वहां पे बातें, कुछ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिटेलिंग्स में नहीं, लेकिन बस एक
आइडिया के तौर पे वहां पे आपके पास होनी चाहिए। नो डाउट मैंने वो बातें ऑलरेडी वहां पे की है कि बेसिकली देखा जाए तो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है विद इन यूनाइटेड नेशंस, उसी के अंडर में काम करेगा। उसका रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एज वेल एज सिक्योरिटी काउंसिल को दिया जाएगा। एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, उसकी सब बातें। और प्राइमरी गोल किसका है, इसका क्या है, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी शुड नॉट बी डाइवर्टेड फॉर वेपन्स पर्पसेस। उसका जो स्ट्रक्चर है वो यहां पे मैंने बताया हुआ है। और लास्ट में वहां पे बात आती है कुछ फंक्शनिंग्स के ऊपर। तो जैसे उसका काम आपने, अगर आपको उसका ऑब्जेक्टिव पता है तो फंक्शनिंग्स आपको ऑटोमेटिकली वहां पे पता चल ही जाएंगे। इट वर्क्स टू एंश्योर दैट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इज यूज्ड सोनली फॉर दी पीसफुल पर्पसेस। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को शांति वाले पर्पस के लिए यूज करना है। मॉनिटरिंग कीजिए, ऑन साइट इंस्पेक्शंस कीजिए, इंफॉर्मेशन को एनालिसिस वहां पे लगाओ और पीसफुल यूज को और वहां पे सिक्योर या फिर इंश्योर करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का वहां पे यूज करें। सो दैट इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड इंडिया इज डेफिनेटली अ मेंबर ऑफ दिस एजेंसी। एंड हमने अभी रिसेंटली वहां पे अपील की है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो इस एजेंसी के अंडर में वहां पे आने चाहिए, क्योंकि बट ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान की वॉर वाली सिचुएशन थी अभी तक। तो वहां पे हमारा एक कंसर्न बन जाता है कि पाकिस्तान के, अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम हमारे न्यूक्लियर एलिमेंट्स को वेपन्स में नहीं कन्वर्ट कर रहे, उसे पीसफुल और शांतिपूर्वक यूज करने की जब हम बातें करते हैं तो सेम पाकिस्तान की ओर से भी वहां पे होना चाहिए, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और दूसरे टॉपिक से जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पीडी गुरुकुल गांधीनगर एज वेल एज अहमदाबाद दोनों ब्रांच के अंदर जीपीएससी क्लास 1-2 के लिए नई बैच की शुरुआत हो चुकी है फ्रॉम 19th ऑफ मे, दैट इज 2 days अगो। और अभी भी वहां पे डेमो सेशंस चल ही रहे हैं। सो यू विल गेट 3 days फ्री डेमो सेशंस। सो अगर अभी तक आपने वहां पे एनरोल नहीं किया है तो आज ही इस नंबर के ऊपर आप फोन करें और अप टू 50% की स्कॉलरशिप वहां पे पाए, ताकि आपकी जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन है उसे एक नई डायरेक्शन वहां पे मिल सके। जैसे कि हम पहले से बात करते हैं कि इन दी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, स्पेसिफिकली जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं, द डायरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर किसी के पास बहुत ही ज्यादा ताकत है लेकिन वो दिमाग नहीं है कि इस ताकत को कहां पे यूज किया जाए, तो वो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएगा, राइट। So to achieve your goal, you must have a proper direction, and for that direction, we are working on it. So पीडी गुरुकुल गुजरात की एकमात्र ऐसी इंस्टीट्यूट है जो यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2 की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के ऊपर स्पेसिफिकली फोकस करती है, और जो हायर लेवल के ऑफिसर्स है उसे बनाने के लिए हम यहाँ पे मेहनत करते हैं। तो आप भी आज यहाँ पे इस संस्था के साथ जुड़े, एक बार यहाँ पे विजिट करने के लिए आए। नीचे दर्शाए हुए इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, एज वेल एज जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे एक फॉर्म दिया गया है, तो इस फॉर्म को भी आप फिलअप कर सकते हैं, सो दैट अवर कोऑर्डिनेट्स विल कॉल बैक यू सून। सो पीडी गुरुकुल अहमदाबाद एज वेल एज गांधीनगर दोनों जगह पे जीपीएससी क्लास 1-2 की नई बैच ऑलरेडी वहां पे शुरू हुई है 2 days अगो, एज वेल एज यूपीएससी की इंग्लिश मीडियम की बैचेस भी शुरू हो चुकी है फ्रॉम मे मंथ, प्लस नेक्स्ट मंथ से नई बैचेस की भी वहां पे शुरुआत होने वाली है। सो उसके लिए भी आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर, और जानिए कि किस तरीके से प्रिपरेशन यहाँ पे आपको करवाई जाएगी, कौन से लेवल पे हमारी स्टडी चलेगी, किस तरीके के टॉपिक्स, किस तरीके के सब्जेक्ट्स यहाँ से आपको पढ़ाए जाएंगे, कौन सी फैकल्टीज आपको पढ़ाएगी, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम के रिगार्डिंग जो कुछ भी आपको क्वेश्चंस है, आपके सारे के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे अपने सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट राइट टू डिजिटल एक्सेस। एक थोड़ा सा मेंस वाला एक टॉपिक है, दैट इज राइट टू डिजिटल एक्सेस, जो बहुत सी बार वहां पे पूछा भी जाता है। मेंस के अंदर आपको इसके ऊपर आंसर राइटिंग भी वहां पे करने की जरूरत पड़ती है। तो देखिए पहले तो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट टू डिजिटल एक्सेस। चलिए वन बाय वन उसको समझने की करते हैं वहां पे शुरुआत।
और एक चीज मैं और वहां पे बता दूं कि जितने भी एस्पिरेंट्स गुजराती मीडियम में प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे सेम पीडीएफ गुजराती मीडियम में भी अवेलेबल है. सो यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ फ्रॉम अवर टेलीग्राम ग्रुप विच इज पीडी गुरुकुल, राइट. सो अगर आपको इंग्लिश में पीडीएफ चाहिए एज वेल एज गुजराती में अगर पीडीएफ चाहिए तो इट इज अवेलेबल ऑन अवर टेलीग्राम ग्रुप. तो आप इस ग्रुप को वहां पे ज्वाइन करें और इस पीडीएफ को वहां से डाउनलोड करें. चलिए शुरुआत करते हैं. राइट टू डिजिटल एक्सेस. देखिए पहले तो ये राइट किसकी बात करता है, तो इस राइट के अंदर ऐसा बोला गया है कि एवरी इंडिविजुअल के पास डिजिटल एक्सेस लेने का इक्वेटेबल राइट होना चाहिए. मतलब कि इंडिया के अंदर जो कोई भी रह रहा है उन सबके पास ये राइट है कि उन्हें डिजिटल एक्सेस मिलना चाहिए. आज हमारी कंट्री के अंदर डिजिटल इंडिया डे बाय डे वहां पे इंक्रीज होता जा रहा है. सो इस डिजिटल इंडिया का लाभ लेने के लिए किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे हम डिजिटल एक्सेस ना दें. सो एवरीवन हैज दैट राइट टू गेट डिजिटल एक्सेस. और उसी के बारे में यहां पे है कुछ बातें. सो सबसे पहले यहां पे उसका मीनिंग ही लिखा हुआ है दैट राइट टू डिजिटल एक्सेस रेफर्स टू द प्रिंसिपल दैट एवरी इंडिविजुअल should have equitable access to digital technologies as well as internet as well as the skills to use them effectively. हर एक इंडिविजुअल के पास इंटरनेट को एक्सेस करने का, डिजिटल टेक्नोलॉजी को जानने के लिए प्लस ऐसी स्किल पाने का अधिकार है जहां से वो इन टेक्नोलॉजीज को एक्सेस कर सकता है. It is seen as an emerging extension of fundamental rights in this digital age. इस डिजिटल एज के अंदर मानो कि एक फंडामेंटल राइट का ही एक टाइप का एक्सटेंशन है. और बहुत सी बार सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को वहां पे जिक्र किया हुआ है कि एज ऑफ नाउ अगर हम आज की कंडीशंस की बात करें तो राइट टू इंटरनेट एज वेल एज राइट टू डिजिटल एक्सेस शुड बी अ फंडामेंटल राइट. नो डाउट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टली उसके रिगार्डिंग बातें नहीं है, लेकिन बहुत सी जगह पे इनडायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपको ये वाले राइट दिए गए. स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 19, तो 19 का फर्स्ट पार्ट और वहां पे ए वाला जोन जहां पे लिखा हुआ है 19 फर्स्ट के अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और उसके ए वाले जोन के अंदर लिखा हुआ है दैट इंटरनेट एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन. सो इफ आर्टिकल नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट आपको ऐसा बोल रहा है दैट यू हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एज वेल एज एक्सप्रेशन, देन उसका ए वाला जोन जो है वहां पे लिखा हुआ है दैट इंटरनेट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन वो एक डिजिटल एक्सप्रेशन है. सो इंटरनेट एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन को वहां पे एक्सेप्ट किया हुआ है. तो इनडायरेक्टली अगर गवर्नमेंट आपको ऐसा बोलती है दैट यू हैव राइट टू स्पीक, यू हैव अ राइट टू एक्सप्रेस योर थॉट्स, तो एक्सप्रेस कहां से करेंगे, तो बोले इंटरनेट से करेंगे. सो अल्टीमेटली यू हैव ऑल्सो अ राइट ऑन द इंटरनेट. तो ये बात कहां पे है, एक तो आर्टिकल नंबर 19 के अंदर. साथ में अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 21 जहां पे लिखा गया है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. अब वी ऑल नो दैट कि ये जो आर्टिकल नंबर 21 है ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव राइट है, राइट. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव राइट, मतलब कि दिखाई दे रहा है कि ये सिर्फ एक फंडामेंटल राइट है, बट देखा जाए तो उसके अंदर बहुत से अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स को इंक्लूड किया जाता है, इसलिए इसे कंपोजिट राइट बोलते हैं. एंड स्पेसिफिकली आफ्टर मेनका गांधी केस तो इसे बहुत एक्सपांड किया और वहां पे लिखा हुआ है कि इंटरनेट इज एसेंशियल फॉर एक्सेसिंग सर्विसेज, एजुकेशन एज वेल एज हेल्थ. अगर कहीं पे ऐसा बोला गया है आर्टिकल नंबर 21 के अंदर कि भैया आपके पास एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज पाने का राइट है, तो आज एजुकेशनल सर्विसेज पाने के लिए जिस मीडियम का ज्यादातर यूज होता है दैट इज ऑल अबाउट इंटरनेट. सो अल्टीमेटली वो बता रहा है दैट यू हैव दैट राइट to get the access of internet, and that's why you have a right to digital access. Article number 21A which is all about right to education, और वहां पे बोला गया है दैट मॉडर्न टाइम्स की अगर हम बात करें, मॉडर्न एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो इंटरनेट के थ्रू जो डिजिटल लिटरेसी या फिर जो डिजिटल एजुकेशन आगे बढ़ता जा रहा है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एजुकेशन. सो आर्टिकल नंबर 21 ए के अंदर वहां पे है डिजिटल लिटरेसी की कुछ बातें, तो वहां से भी हम बोल सकते हैं कि यस इनडायरेक्टली
यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये राइट टू डिजिटल एक्सेस है, लेकिन डेफिनेटली वो हम मना नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली इस राइट की कहीं पे बात नहीं है, द आंसर इज यस। डायरेक्टली इस ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं किया है दैट यू हैव अ राइट टू डिजिटल एक्सेस, बट इनडायरेक्टली यहां पे बातें है। और साथ में अगर हम बात करें तो जुडिशियल रिकॉग्निशन की जब हम बात करते हैं तो देखिए बहुत से ऐसे केसेस आए हैं आज तक जहां पे जुडिशियरी ने खुद इस राइट को एक्सेस किया हुआ है, जैसे कि केरला हाईकोर्ट केस। केरला हाईकोर्ट वहां पे 2020 के अंदर इंटरनेट को फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 21 के अंडर में रखा गया था एज अ राइट टू एक्सेस द इंटरनेट। साथ में अगर देखा जाए तो अनुराधा बासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि भैया ये जो रिकॉग्नाइज इंटरनेट, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट को रिकॉग्नाइज किया है एज अ टूल ऑफ एक्सप्रेशन एज वेल एज ट्रेड। पर सामने देखा जाए तो आज जब हम बात करते हैं कि इंडिया के हर एक घर में हर एक इंसान के पास ये वाला राइट होना चाहिए, तो इसे डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स क्यों नहीं बनाते थे? फंडामेंटल राइट्स डायरेक्ट इसलिए नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि वहां पे सामने कुछ चैलेंजेस है। If you are going to make this right as a fundamental right, then you will have to overcome those challenges immediately, because it will be the fundamental duty of the government to provide you this kind of rights. इसलिए वहां पे डायरेक्टली मेंशन नहीं कर रहा है। चैलेंजेस कौन सी है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज दैट इज ऑल अबाउट डिजिटल डिवाइड, राइट। बहुत से ऐसे लोग हैं जिसके पास डिजिटल लिटरेसी है, लेकिन सामने बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो डिजिटली इलिटरेट है। तो एक तो डिजिटल डिवाइड यहां पे सबसे बड़ा एक क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना बढ़िया है नहीं, इंटरनेट फैसिलिटीज दूर दराज के गांव में अभी तक पहुंची नहीं है, तो वहां पे एक दिक्कत है। नो डाउट इंडियन गवर्नमेंट ने भारत नेट जैसे प्रोजेक्ट्स की वहां पे शुरुआत की है, बट फिर भी अभी ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बातें हैं। अफोर्डेबिलिटी एज वेल एज लिटरेसी, बिकॉज अगर आप इंटरनेट सर्विसेज चलिए हर जगह तक अगर आपने उसको एक्सेस दे भी दिया तो इट शुड बी अफोर्डेबल, राइट। इंटरनेट शुड बी अफोर्डेबल। अब जिसको आज खाने पीने की ही वहां पे टेंशन है, वो इंटरनेट को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और गवर्नमेंट अगर इसको फंडामेंटल राइट बनाती है देन यू हैव टू प्रोवाइड दिस राइट, और वहां पे दिक्कत आ सकती है। गवर्नमेंट ने, मैंने जैसे ही बताया, कुछ इनिशिएटिव्स वहां पे चलाए हैं, जैसे कि भारत नेट हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, रिसेंटली पीएम वाणी करके जो योजना शुरू हुई तो वो भी इसी के ऊपर है, नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So government is also trying to give you this kind of fundamental right, but it is not that much easier at the present times as it looks, right? So it will take some time, but definitely this right will become your fundamental right directly from the constitution in the future. Plus as of now उसके बाद एक नेक्स्ट वहां पे आता है द 3 पिलर डॉक्ट्राइन ऑन नेशनल सिक्योरिटी। जिस तरीके से हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर जिस तरीके से हमारा एज ऑफ नाउ इंडिया पाकिस्तान के साथ वहां पे जो वॉर वगैरह वहां पे चला, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट फॉर नेशनल सिक्योरिटी एक 3 पिलर डॉक्ट्राइन को वहां पे अडॉप्ट करने की बात हुई है। सो चलिए जानते हैं कि क्या है ये 3 पिलर डॉक्ट्राइन। 3 पिलर डॉक्ट्राइन ऑन नेशनल सिक्योरिटी। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। देखिए रिसेंटली देखा जाए तो गवर्नमेंट ने वहां पे डिक्लेयर किया है कि फॉर नेशनल सिक्योरिटी हम 3 वहां पे मेजर पिलर्स बनाएंगे। कौन से 3 मेजर पिलर्स की यहां पे बात है? 3 मेजर पिलर्स। देखिए पहला पिलर हम यहां पे बोलते हैं, दैट इज गवर्नमेंट ने जो बताया है वो है डिफेंस। द फर्स्ट वन इज डिफेंस। द सेकेंड पिलर दैट इज अबाउट डेवलपमेंट। 3 पिलर स्ट्रेटेजी है, तो एक हो गया डिफेंस, दूसरा है डेवलपमेंट, एंड द थर्ड पिलर
डिफेंस हो गया, डेवलपमेंट हो गया, तो तीसरा पिलर कौन सा वाला है? दैट इज अबाउट डिप्लोमेसी। देखिए, तीन पिलर्स को यहां पे फोकस में लाया हुआ है। एक तो है डिफेंस, दूसरा है डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट, एंड द थर्ड वन इज डिप्लोमेसी। अब देखिए, तीनों में फर्क क्या है, गवर्नमेंट का बोलना क्या है। ये जो पहला पिलर है डिफेंस, क्या शोकेस कर रहा है कि सबसे पहले हमें वहां पे डिफेंस को ज्यादा एक साइड पे पावरफुल बनाना है। तो वहां पे वही चीज लिखी हुई है कि जब हम डिफेंस की बात करते हैं तो मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस, पहले हमें फोकस इसके ऊपर करना है। नो डाउट, डेफिनेटली अभी भी हमारे पास मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है, बट तीन पिलर का जो पहला पिलर है वो ये है, दैट इज मिलिट्री एज वेल एज स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस। जब उसके साथ डेवलपमेंट की बात आती है, तब वहां पे किसकी बात है? तो बोले इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात है, साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बातें हैं। तो गवर्नमेंट ने बताया है कि एक साइड पे हमें डिफेंस को पावरफुल करना है, लेकिन दूसरी साइड पे हमें हमारे ग्रोथ के ऊपर भी फोकस करना है। सो देयर मस्ट बी अ गुड इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और इन दोनों के साथ अगर हमें शांति से आगे बढ़ना है तो तीसरी चीज हमारे पास होनी चाहिए डिप्लोमेसी। एंड व्हाट इज अबाउट डिप्लोमेसी? दैट इज अबाउट फॉरेन पॉलिसीज। फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, प्लस अलग अलग कंट्रीज के साथ हमें वहां पे अलायंस बनाने के ऊपर फोकस करना है। तो तीन अलग अलग पिलर्स के ऊपर काम किया जाएगा। एक तो मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस, दैट इज ऑल अबाउट डिफेंस। The second one is about economic growth as well as infrastructure development, which is about development. And the third one is diplomacy. And what is diplomacy? तो हमें फॉरेन पॉलिसी और साथ साथ कुछ अलायंस बनाने हैं ताकि दूसरे कंट्रीज के साथ हम वहां पे अटैच रहे। कभी कभार अगर वॉर वाली सिचुएशन को, अगर वहां पे वॉर वाली सिचुएशंस क्रिएट होती है तो हमारे पास वहां पे डिफेंस के लिए ये वाला रास्ता भी ओपन होना चाहिए, राइट। और उसके लिए कंटिन्यूअसली बोल सकते हैं कि हमें अलग अलग कंट्रीज के साथ वहां पे एंगेजमेंट्स रखने हैं। एंड दैट्स व्हाई वहां पे वर्ड यूज होता है मल्टीलेटरल एंगेजमेंट्स। तो डिप्लोमेसी के अंदर ये वाला वर्ड चलता है, दैट इज मल्टीलेटरल एंगेजमेंट्स। वहां पे हमें चाहिए अलग अलग कंट्री के साथ अलग अलग एंगेजमेंट हमें वहां पे रखने हैं, राइट। और बेसिकली ये तीन पिलर स्ट्रेटेजी बनाने का रीजन क्या था? बिकॉज द गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड दैट द नेशनल सिक्योरिटी इज नॉट ओनली अबाउट मिलिट्री, द नेशनल सिक्योरिटी इज अबाउट मिलिट्री एज वेल एज इकोनॉमिकल ग्रोथ एज वेल एज अवर इंटरनेशनल रिलेशंस। जब इन तीनों को हम एक साथ लेके आगे बढ़ेंगे तब जाके हम बोल सकते हैं दैट अवर नेशन इज सिक्योर्ड। We must have a good military as well as a sound economy and as well as better international relations with the other countries, right? Because अगर हम बात करें बहुत सालों पहले, in the ancient India there was a person whose name was Kautilya or Chanakya, and there is a book of Chanakya which is known as अर्थशास्त्र। और अगर आप अर्थशास्त्र की बुक के अंदर रहे एक प्रिंसिपल जिसको अपने बोलते हैं सप्तांग, द 7 ऑर्गन्स ऑफ अ स्टेट, सप्तांग प्रिंसिपल, तो उस प्रिंसिपल के अंदर भी आपको ये सारी की सारी चीज मिलती है। एंशियंट टाइम्स में मौर्यन एरा के अंदर जो सप्तांग का प्रिंसिपल वहां पे फेमस हुआ था, उस प्रिंसिपल को भी अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पे एक मेन चीज वहां पे आती है, दैट इज अबाउट दुर्ग। दुर्ग का मतलब होता है बेसिकली लश्कर, दैट यू मस्ट हैव अ गुड आर्मी। देयर इज ऑल्सो वन ऑफ दी 7 प्रिंसिपल वाज देयर जिसका नाम था कोश। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोश? दैट इज कॉल्ड एज भंडार। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भंडार? दैट इज ऑल अबाउट ऑल योर इकोनॉमिक सिचुएशंस, दैट इज ऑल अबाउट मनी। और वहां पे सप्तांग के सिद्धांत के अंदर, उसके प्रिंसिपल के अंदर जो 7th नंबर का प्रिंसिपल है, दैट इज अबाउट एलाई, फ्रेंड्स की वहां पे बात है, मित्रता की बात है। इट शोज इंटरनेशनल रिलेशंस। So the government of India has also introduced the 3-pillar strategy. And what are these pillars? The first one is defense, the second one is development, and the third one is diplomacy. We have to develop all these things to get our nation secure. And what is the significance of that? That it is a holistic view that integrates hard as well as soft powers.
हार्ड पावर्स एंड सॉफ्ट पावर्स दोनों को यहां पे इंटीग्रेट करेगा. इट विल रिकॉग्नाइज अवर नेशनल सिक्योरिटी. गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज वहां पे किया है दैट अवर नेशनल सिक्योरिटी इज नॉट जस्ट अबाउट मिलिट्री, but it is also about our economic strength as well as our international relations. और अगर इसकी एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक डायलॉग, दैट इज इंडिया चाइना डायलॉग. तो बता रहा है कि हम कुछ फॉरेन के साथ, अलग अलग कंट्रीज के साथ कुछ डायलॉग्स कर रहे हैं जिससे हमारी इंटरनेशनल अलायंस वाली जो सिनारियो है, जो हमारी डिप्लोमेसी है, वो ज्यादा डेवलप हो सके. डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम टू प्रिवेंट डेमोग्राफिक इंबैलेंस. डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स, दैट इज आत्मनिर्भर भारत ऑल्सो इज देयर इन द डिफेंस. सो डिफेंस के अंदर भी हमें अलग अलग वहां पे इनोवेशंस करने, उसका प्रोडक्शन के ऊपर फोकस है. अगर प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट्स वहां पे हो सकती है. और इंडिया के अंदर देखा जाए तो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, जो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटीज है, वो सब बेसिकली इसी बात के ऊपर काम कर रहे हैं. सो दैट इज ऑल अबाउट अवर 3 पिलर डॉक्ट्राइन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. और जब सिक्योरिटी की बात आती है तो वहां पे रिसेंटली देखा जाए तो एक नई एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है जिसका नाम है एक्सरसाइज तीस्ता प्रहार. इंडियन आर्मी हैज कंडक्टेड एक्सरसाइज तीस्ता प्रहार. तो चलिए उसके बारे में कुछ जानते हैं कि क्या है ये तीस्ता प्रहार. पहले तो ये पता होना चाहिए कि भैया इसका नाम जो है तीस्ता प्रहार. अब देखिए तीस्ता वर्ड कहां से आया होगा. बहुत ही जेन्युइन बात है सर. एक रिवर है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहती है जिसका नाम है तीस्ता, तो वहीं से ये वाला वर्ड आया होगा. और किसने इसे कमांड वहां पे किसने किया, किसने इसको कंडक्ट किया हुआ है. इट इज कंडक्टेड बाय त्रिशक्ति कॉर्प्स अंडर ईस्टर्न कमांड. ईस्टर्न कमांड के अंदर में हमारे पास जो त्रिशक्ति कॉर्प्स है, उन लोगों ने इसको वहां पे किया है कंडक्ट. और देखा जाए तो ये बेसिकली पूरे नॉर्थ ईस्ट वाले जोन के अंदर इसके ऊपर ज्यादा फोकस वहां पे रखा था. इट वाज एम्ड टू एक्सेस ऑपरेशनल रेडीनेस एंड जॉइंट कोऑर्डिनेशन इन माउंटेन वॉरफेयर. बेसिकली जब भी हम माउंटेन्स के ऊपर वॉरफेयर की बात करते हैं, जब वहां पे युद्ध की बात करते हैं, तो ये जो एक्सरसाइज थी वो इस चीज को इंश्योर करने के लिए थी कि कल उठ के अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है, देन वी हैव एन ऑपरेशनल रेडीनेस. हम उस ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए रेडी है. इस बात को इंश्योर करने के लिए वी हैव दिस एक्सरसाइज तीस्ता प्रहार. और बेसिकली इसका इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि वी ऑल नो दैट इंडिया जो है, तो इंडिया का रिमेनिंग पोर्शन एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक बहुत ही पतली पट्टी से वहां पे जुड़े हुए आसाम के अंदर, जिसको बोला जाता है चिकन नेक. राइट. अगर किसी ने उस चिकन नेक के ऊपर वहां के पे कब्जा कर लिया तो नॉर्थ ईस्ट का पूरा कॉन्टेक्ट टूट सकता है. और इसीलिए ये वाली जो एक्सरसाइज है, ये जो प्रिपेयर्डनेस है, वो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ताकि कल उठ के कोई वहां पे हमला करे और हमारा अगर ये चिकन नेक चला गया तो मान के चलो पूरा नॉर्थ ईस्ट वहां पे छूट जाएगा. एंड दैट्स व्हाई दिस एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट. और देखा जाए तो उसके आसपास कौन से कंट्रीज है, तो चाइना हो गया, भूटान है, नेपाल है, सबके साथ वहां पे बॉर्डर्स वगैरह होती है. सो दैट इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज तीस्ता प्रहार. बस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ध्यान में रखना है कि ये वाली एक्सरसाइज इंडिया के कौन से जोन में होती है, तो जहां पे तीस्ता बहेगी वहीं पे ये वाली एक्सरसाइज होगी. दैट इज ऑल अबाउट नॉर्थ ईस्ट. और दूसरी चीज कि रिसेंटली देखा जाए तो ये तीस्ता प्रहार किसने वहां पे कंडक्ट किया है, तो लास्ट स्लाइड में हमने वहां पे उसका नाम देखा हुआ है, त्रिशक्ति कॉर्प्स, जिसने वाली एक्सरसाइज को वहां पे किया हुआ है कंडक्ट. एंड नाउ द लास्ट पॉइंट, दैट इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, जिसे बोलते हैं सलाहकार क्षेत्राधिकार. अब देखिए क्या होता है ये सलाहकार क्षेत्राधिकार. आर्टिकल नंबर अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर है अपना 143. और आर्टिकल नंबर 143 बेसिकली एग्जैक्ट बोल क्या रहा है. सो द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 143, द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोराइज अवर प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन सम मैटर्स. कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को वो राइट्स देता है. फिर से एक बार क्या बात है, दैट आर्टिकल नंबर 143, आर्टिकल नंबर 143
authorizes the president of India, वो प्रेसिडेंट को वहां पे ऑथोराइज कर रहा है किसके बारे में? ऑथोराइजेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू सीक द ओपिनियन, टू सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो कुछ चीजों के बारे में सुप्रीम कोर्ट से वहां पे ओपिनियन ले सकते हैं। लेकिन वहां पे कितनी कैटेगरीज में ओपिनियंस लेने की बात है, तो वहां पे क्लियर लिखा हुआ है इन दिस फॉलोइंग टू कैटेगरीज, दो अलग अलग मैटर्स में प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से वहां पे ओपिनियन ले सकते हैं। कौन सी दो कैटेगरी के अंदर ओपिनियन लिया जा सकता है? याद रखना, प्रेसिडेंट ओपिनियन ले रहा है सुप्रीम कोर्ट का। ऐसी कोई भी बात जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के रिगार्डिंग है और वो मुद्दा अभी रिसेंटली अरोज हुआ है, वहां पे एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज किया है दैट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विच हैज अराइजन और व्हाट इज लाइकली टू राइज। ऐसी कोई भी बात, ऐसा कोई भी मुद्दा जो पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिगार्डिंग है, जो ऑलरेडी मुद्दा उठ चुका है या फिर फ्यूचर में उठने की संभावना है। इन शॉर्ट, पब्लिक इंपॉर्टेंस वाली कोई भी बात पे आप ओपिनियन ले सकते हैं। द फर्स्ट इज दिस। और दूसरा ओपिनियन किसके रिगार्डिंग है? तो रिगार्डिंग एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, एनी ट्रीटीज, एनी एग्रीमेंट्स जो कुछ पास में हुए हैं या फिर कुछ भी वहां पे होने वाले पास में हुए कुछ ना कुछ वहां पे वर्डिक्ट्स। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, अगर कोई ट्रीटी हुई है, अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है, अगर कोई ऑलरेडी वर्डिक्ट्स हुए हैं और इस वर्डिक्ट्स या फिर एग्रीमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन अगर वहां पे बन रहा है, तो प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाके उनकी एडवाइस ले सकते हैं। ऐसा कहां पे बोला गया है? आर्टिकल नंबर 143। फिर से एक बार, व्हाट इज अबाउट आर्टिकल नंबर 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल नंबर 143 authorizes the President of India to seek the opinion of Supreme Court in following two matters. The first, that is about public importance, and the another, which is all about any constitutional provisions or treaties or agreements or verdicts or something like that. अगर मान के चलो प्रेसिडेंट ने इन दोनों बातों पे सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस वहां पे मांगी, नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना कंपलसरी है कि नहीं है? आज अगर इफ आई एम द सुप्रीम कोर्ट एंड यू आर द प्रेसिडेंट एंड यू आर कमिंग टू मी, अब सुप्रीम कोर्ट के पास आ रहा है कि आपको कुछ बात में कंफ्यूजन है। आपने मुझे पूछा है कि सर मुझे कंफ्यूजन है कि आपने पास में यहां पे जो वर्डिक्ट दिया था उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए इस एडवाइस को देना कंपलसरी है कि नहीं है? देखिए, एट द टाइम ऑफ मैटर्स रिगार्डिंग पब्लिक इंपॉर्टेंस, it is not mandatory for Supreme Court, not mandatory for Supreme Court to advise। अगर वो चाहे तो एडवाइस दे सकते हैं, अगर वो चाहे तो मना भी कर सकते हैं। बट अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बातें हैं, कुछ ट्रीटीज की बातें हैं, तो इट इज मैंडेटरी फॉर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए कंपलसरी हो जाएगा टू एडवाइस दी प्रेसिडेंट। आपको प्रेसिडेंट को एडवाइस देनी ही पड़ेगी। मान के चलो सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दे दी, नाउ देयर इज ऑल्सो अनदर क्वेश्चन कि प्रेसिडेंट को इस एडवाइस को मानना ही पड़ेगा कि नहीं मानेंगे। तो चाहे सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे या चाहे सुप्रीम कोर्ट एडवाइस ना दे, इट इज नेवर ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट, it is never obligatory for the president to follow the advice। प्रेसिडेंट के लिए कभी भी ये चीज ऑब्लिगेटरी नहीं है, मतलब कि कंपलसरी नहीं है कि उन्हें एडवाइस को माननी ही पड़ेगी। अगर वो चाहे तो एडवाइस मानेंगे, अगर वो चाहे तो एडवाइस मानने से मना भी कर सकते हैं। तो फिर से एक बार, आर्टिकल नंबर 143, प्रेसिडेंट को एक राइट दिया जाता है, एक अथॉरिटी वहां पे दी जाती है कि आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ
और वहां पे जाके कुछ एडवाइस मांगो दो मैटर्स पे, पब्लिक इंपॉर्टेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और लीगल वर्डिक्ट्स और समथिंग, दूसरी मैटर वो वाली है। अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस है तो प्रेसिडेंट के लिए एडवाइस देना कंपलसरी, प्रेसिडेंट को एडवाइस देना सुप्रीम कोर्ट के लिए कंपलसरी नहीं है। अगर आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट के ऊपर एडवाइस मांगने के लिए गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी ही पड़ेगी, और चाहे सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दी है कि नहीं दी है, इट इज नेवर ऑब्लिगेटरी ऑन द प्रेसिडेंट टू फॉलो दिस एडवाइसेस। Is it clear? And this is all about article number 143 of Indian Constitution. So उसी के बारे में यहां पे बातें हैं, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चलिए एक बार यहां पे ध्यान से देख भी लेते हैं, जो चीजें हमने वहां पे बात की बस वही बातें हैं। That article number 143 of the Constitution, as per this article, the President of India can refer a question of law or fact to Supreme Court for its advice. There are basically two types of advice. The first, for any questions regarding public importance. Second, about constitutional treaties, agreements, etc., etc. जब सेकेंड बात आती है तब सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइस इज बाइंडिंग, सुप्रीम कोर्ट को वहां पे एडवाइस देनी ही पड़ती है। अगर हम हिस्टोरिकल एग्जांपल्स की कुछ बात करें तो एक है अपना बेरूबाडी यूनियन केस ऑन द ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी टू द पाकिस्तान, तो इस केस के अंदर भी वहां पे एडवाइस मांगी गई थी। अयोध्या केस 1993, और वहां पे पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एक्वायरिंग डिस्प्यूटेड लैंड, तो उसके ऊपर कुछ बातें वहां पे हुई। स्पेशल रेफरेंस 2012 ऑन एलोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, इन हर एक अलग अलग केस के अंदर वहां पे एडवाइस मानी जाती है, राइट। तो ऑलवेज ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट को कहां पे एडवाइस देनी पड़ती है, कहां पे वो लोग एडवाइस नहीं देंगे तो चलेगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दी है तो क्या उसे मानना कि नहीं मानना, वो कंपलसरी है कि नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग वहां पे आपको क्लियरेंस होना चाहिए। और इसके इंपॉर्टेंस क्या है, तो वी कैन क्लियरली सी दैट aids separation of power by allowing judicial input without interfering with executive or legislative actions. It strengthens the cooperative federalism and constitutional dialogue. और ये गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से वाली चीज अच्छी इसलिए है क्योंकि भैया प्रेसिडेंट भी पूरा लीगल एस्पेक्ट देखने के बाद कुछ स्टेप वहां पे ले रहे हैं, और उसी के लिए वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस मांग रहे हैं। तो सामने सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि लेजिस्लेशन या फिर एग्जीक्यूटिव कौन से स्टेप लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उसी के रिगार्डिंग वहां पे एडवाइस आई है। सो वी कैन से दैट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल डायलॉग को स्ट्रेंथन करने के लिए इस आर्टिकल की वहां भी इंपॉर्टेंस है। तो इसी के साथ आज का एक करंट अफेयर का जो लेक्चर है उसे यहां पे करते हैं एंड। और फिर से एक बार याद दिलवा दूं, पीडी गुरुकुल गांधीनगर एज वेल एज अहमदाबाद दोनों ब्रांच के ऊपर वहां पे फ्रॉम द 19th ऑफ मे जीपीएससी क्लास 1-2 की नई बैचों की शुरुआत हो चुकी है। सो अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो अभी इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें एंड यू कैन गेट स्कॉलरशिप अप टू 50% एज वेल एज 3 days डेमो लेक्चर्स, राइट। तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर यहां पे करते हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए करंट अफेयर्स के न्यूज के साथ वापस एक बार मिलेंगे। थैंक यू सो मच।